पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजराइल की लड़ाई में दोनों देशों पर जमकर बम और रॉकेट गिराए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक नाम जो सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है वो है अयातुल्ला अली खामेनेई का। अयातुल्ला अली खामेनेई साल 1989 से आज तक ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं जो इतने सालों से किसी देश की सत्ता को संभाल रहा हो। ईरान में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ खामेनेई के इशारे पर होता है। वो अकेले ऐसे शख्स हैं जिनके पास ईरान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ साथ ईरान की एलीट फोर्स यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड और यहां तक कि इंटेलिजेंस एजेंसी तक की सीधी कमान है। ईरान के प्रेसिडेंट भले ही मसूद पेजेश्कियन हैं, लेकिन ईरान में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ खामेनेई के कहने पर होता है। आज इजराइल और ईरान के बीच का जो शैडो वॉर है वो खुलकर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन के हमलों में तब्दील हो चुका है और इसके पीछे एक एक स्टेप के पीछे खामेनेई का दिमाग है। पिछले साल अप्रैल 2024 में जब इजराइल ने दमिश्क में मौजूद ईरानी काउंसलेट पर हमला किया तो उसके कुछ ही दिन बाद ईरान ने सीधा जवाब देते हुए 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें इजराइल पर दागी। इस पूरे फैसले के पीछे दिमाग इन्हीं अयातुल्ला खामेनेई का था। अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर ही नहीं हैं, बल्कि वो ईरान के धार्मिक नेता भी हैं। ईरान की पॉलिटिक्स में क्रांति लाने वाले खोमैनी के बाद ईरान को मौजूदा शक्ल देने का काम अयातुल्ला अली खामेनेई ने ही किया था। खामेनेई की विचारधारा ने ही ईरान को अमेरिका और इजराइल विरोध की राजनीति का सेंटर बनाया है। आज आपको इस वीडियो में पता चलेगी कहानी अयातुल्ला अली खामेनेई की। उनकी कहानी ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें ईरान ने कई चुनौतियों का सामना किया, अपनी राहें बदली और दुनिया में अपनी एक जगह बनाई। कैसे एक धर्म गुरु से वो ईरान के सुप्रीम लीडर के पद पर पहुंच गए और उनके दौर में ईरान कैसे बदल गया, ये सब पता चलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 19 अप्रैल 1939 को ईरान के मशहद शहर में अली हुसैनी खामेनेई का जन्म हुआ था। उनका परिवार धार्मिक था और उनके पिता एक जाने माने मौलवी थे। अली खामेनेई ने बहुत कम उम्र में इस्लाम की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। इसके बाद उन्होंने मशहद और ईरान के शहर कौम में अपनी पढ़ाई शुरू की। कौम उस वक्त ईरान में शिया इस्लाम की शिक्षा का बहुत बड़ा सेंटर था। जब खामेनेई यहाँ पढ़ने गए तो उनकी मुलाकात हुई अयातुल्ला खोमैनी से, जो बाद में ईरान की क्रांति के नेता बने। खामेनेई ने खोमैनी को अपना गुरु मान लिया था। वो शिया क्रांति की बात करते थे। असल में ईरान के शासक रजा शाह पहलवी के सेकुलर और अमेरिका और वेस्ट के प्रभाव से ईरान को वो छुड़ाने की बात करते थे। मोहम्मद रजा पहलवी ईरान को वेस्टर्न देशों जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन इससे ईरान की धार्मिक और सांस्कृतिक इस्लामिक पहचान पर खतरा पैदा हो गया था। ऊपर से जनता में भी गुस्सा था क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर गरीबी, बेरोजगारी के साथ साथ भूखमरी थी। खामेनेई को अयातुल्ला खोमैनी की बातें खूब पसंद आती थी, इसीलिए खामेनेई ने खोमैनी के साथ मिलकर शाह की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। इस काम के लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और कई बार उन्हें देश से बाहर रहकर रहना पड़ा। लेकिन इन सब बातों से एक चीज़ ये हो रही थी कि खामेनेई लगातार लोगों के बीच में पॉपुलर होते जा रहे थे। उनकी इस पॉपुलैरिटी से दोनों ही नेता काफ़ी करीब भी आए। 1960 के दशक के अंत तक खामेनेई निर्वासित हुए खोमैनी के लिए सीक्रेट मिशन चला रहे थे और इस्लामवादी एक्टिव नेटवर्क को मजबूत कर रहे थे। साल 1979 में जब इस्लामिक क्रांति कामयाब हुई और रजा शाह पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा, तब रूहुल्लाह खोमैनी यानी अयातुल्ला खोमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने। खामेनेई इस टाइम पर अयातुल्ला खोमैनी के सबसे ज़्यादा करीबी और भरोसेमंद सिपहसालार थे। क्रांति के बाद खोमैनी ने उनको खूब तरक्की दी। सबसे पहले वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के राजनीतिक प्रमुख बने और बाद में तेहरान की जुमे के नमाज के इमाम भी बने। धीरे धीरे खामेनेई के विचारों ने और उनकी ईरान को लेकर सोच ने जनता के बीच उन्हें खूब प्रसिद्ध कर दिया। 1981 में वो ईरान के राष्ट्रपति बने। इसी दौरान जब इराक और ईरान की लड़ाई छिड़ी तो उन्होंने देश को लीड किया। दोस्तों, ये जंग ईरान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन खामेनेई ने ईरान को झुकने नहीं दिया। फिर इस जंग के कुछ ही सालों बाद 3 जून 1989 के दिन ईरान के सुप्रीम लीडर जिन्होंने ईरान में क्रांति लाई थी, उन अयातुल्ला खोमैनी का निधन हो गया। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि खोमैनी क्रांति के संस्थापक और सर्वोच्च मार्गदर्शक थे। लेकिन खोमैनी की मौत के बाद ईरान को एक नए नेता की जरूरत थी जो क्रांति की इस विरासत को आगे बढ़ा सके और देश को स्टेबिलिटी दे सके।
खामेनेई उस समय ईरान के प्रेसिडेंट थे, लेकिन उनकी जो धार्मिक योग्यता थी वो उतनी मजबूत नहीं मानी जाती थी कि उन्हें सर्वोच्च धार्मिक नेता यानी सुप्रीम लीडर बनाया जाए। हालांकि खास तौर पर खामेनेई के लिए ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया और उनकी कम धार्मिक योग्यता के बावजूद उन्हें इस पद पर बिठा दिया गया। इसके साथ ही इस अमेंडमेंट से उन्हें कई ज़्यादा राइट्स दिए गए ताकि वो ईरान की पॉलिटिक्स, ईरान की आर्मी, जस्टिस और मीडिया पर पूरी तरह से कंट्रोल रख सकें। खामेनेई ने धीरे धीरे और चुपचाप सत्ता की जड़ें अपने लिए मजबूत करनी शुरू कर दी। उन्होंने ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को अपने कॉन्फिडेंस में लिया। दोस्तों, IRGC सिर्फ एक सेना नहीं थी, बल्कि एक आर्थिक ताकत थी, एक विचारधारा थी और एक सियासी हथियार थी। खामेनेई ने संगठन के जरिए अपने विरोधियों को दबाया और अपने वफादारों को अच्छे अच्छे पदों पर बिठा लिया। 1990 के दशक में उन्होंने जो किया वो आज भी ईरान की राजनीति को प्रभावित करता है। उन्होंने उन सभी लोगों को निशाना बनाना शुरू किया जो उनकी सोच से अलग थे, चाहे वो राजनेता हों, पत्रकार हों या फिर बड़े बड़े पोएट्स ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि जिन पोएट्स की उन्होंने कभी तारीफ की थी वो भी सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आ गए। जो लोग देश छोड़कर विदेश भाग गए थे उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। इसी बीच खामेनेई ने इजराइल को काउंटर बैलेंस करने के लिए लेबनान के ग्रुप हिजबुल्लाह के साथ भी अपने रिश्ते गहरे किए। वैसे इस ग्रुप को खड़ा करने में बहुत बड़ा रोल ईरान की IRGC का, जिसे चलाने का काम खामेनेई करते थे, उसी का था। खामेनेई की खास बात एक ये रही है कि पिछले 35 सालों में उनकी सोच हमेशा खोमैनी की उस परंपरा को आगे बढ़ाने की रही जिसमें अमेरिका को महाशैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहा जाता था। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर भी था। यह अंतर था कि खामेनेई खोमैनी की तरह सीधे टक्कर नहीं लेते थे। खामेनेई स्ट्रेटजी के साथ चालाकी दिखाते हुए काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इजराइल से सीधी जंग जैसी हालत भले ही अभी हुई हो, लेकिन इससे पहले इजराइल को उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप से परेशान करने का काम किया है। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत ये भी आई कि खामेनेई की बातों और उनकी पॉलिसीज के चलते कई बार ईरान के प्रेसिडेंट और सुप्रीम लीडर के बीच में दिक्कतें भी आई। जैसे कि जब 1997 में मोहम्मद खातमी बहुत ज़्यादा वोटों के साथ प्रेसिडेंट बने तो खामेनेई ने उन्हें काम करने में थोड़ी सी छूट दी। खातमी वो शख्स थे जो थोड़ा सुधार चाहते थे ईरान के लिए, लेकिन जैसे ही सरकार ने सत्ता के जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक सिद्धांत थे, उनको चैलेंज करना शुरू किया, यानी कि इस्लामिक विचारों और अमेरिका से दोस्ती ना रखने के सिद्धांतों को जब तोड़ने की कोशिश की तो खामेनेई ने पूरी ताकत से उस कोशिश को कुचल दिया। फिर आया साल 2001। आपको पता ही है कि अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ। पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स थी वो एक झटके में बदल गई। इस टाइम पर खातमी को एक मौका दिखा और अमेरिका के साथ उन्होंने अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन खामेनेई ने बड़ी चालाकी से इस कोशिश को खत्म ही नहीं किया और उसे कामयाब भी नहीं होने दिया। ये वो घटना थी जिसके चलते अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की शुरुआत की थी। इसी बीच साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। इस बात का फायदा उठाकर खामेनेई ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की खूब कोशिश की। कहने का मतलब है कि जितना अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जा सकता था, खामेनेई ने उतना नुकसान करने की ठान ली थी। उन्होंने IRGC को खुली छूट दी कि वो इराक में अमेरिकी सेना को नुकसान पहुंचाए और वहां पर ईरान का प्रभाव बढ़ाए। इसी स्ट्रेटजी के जरिए खामेनेई ने एक नया रास्ता अपनाया जिसे कहा जाता है प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर का मतलब है कि लड़ाई सीधी सीधी नहीं लड़ी जाएगी, जबकि अपने अपने कुछ संगठन होंगे जिनको आगे करके लड़ाई लड़ी जाएगी, जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास, हाउती मिलिशिया या फिर सीरियाई लड़ाकों को फंडिंग और ट्रेनिंग देना और इसके थ्रू अमेरिका और इजराइल को घेरने का काम करना। कुल मिलाकर आप देखोगे कि चाहे अमेरिका हो या इजराइल, दोनों ही देशों के साथ की दुश्मनी को खामेनेई ने मजबूत ही किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अमेरिका के साथ ईरान की दुश्मनी खामेनेई के दौर में भी जारी रही, बल्कि कई मामलों में और ज़्यादा बढ़ भी गई। खोमैनी ने अमेरिका को महान शैतान कहा था और खामेनेई ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। अमेरिका ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई ज़्यादा सैंक्शन लगाए थे, जिससे ईरान की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा था। ईरान ने हमेशा से इन सभी सैंक्शंस को अन्यायपूर्ण बताया है और कहा है कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इजराइल के साथ तनाव भी खामेनेई के नेता बनने के बाद और ज़्यादा गहरा हुआ है। खामेनेई ने इजराइल को एक अवैध ज़ायोनी इकाई बताया है। कहने का मतलब है कि जिस ज़मीन पर आज यहूदी रहकर इजराइल नाम दे रहे हैं, उनके हिसाब से वो ज़मीन अवैध रूप से कब्जाई हुई है। इसके साथ ही वो पैलेस्टीन के लोगों के अधिकारों का समर्थन बहुत ज़्यादा करते हैं। उन्होंने हमेशा फिलिस्तीन प्रतिरोध समूहों जैसे कि हमास और इस्लामिक जिहाद को बहुत ही ज़्यादा मोरल और बहुत ज़्यादा फंडिंग दी है।
लेबनान में हिजबुल्लाह, जिसे ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है, इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा फोर्स है और इसे भी खामेनेई की लीडरशिप में ही ईरान का सपोर्ट मिलता है। ईरान ने अपनी मिसाइल्स को भी डेवलप किया है, जिसमें से कुछ इजराइल तक पहुंचने की कैपेसिटी रखती हैं, जिससे इजराइल हमेशा से ही फिक्रमंद रहा है। इजराइल भी दोस्तों ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और उसका जो आसपास के देशों के ऊपर अपना इम्पैक्ट है, उसके लिए सबसे बड़ा उसको खतरा मानता है और इसी वजह से उसने ईरान के खिलाफ पहले भी कई सारे सीक्रेट मिशन चलाए हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ईरान और इजराइल के बीच लगातार एक शैडो वॉर चल रही है। इसमें साइबर अटैक्स होते हैं, टारगेटेड किलिंग्स होती हैं और नेवी को लेकर झड़पें होती है। खामेनेई की पॉलिसी मिडिल ईस्ट में इजराइल के इम्पैक्ट को कम करना है और पैलेस्टीन के मुद्दे को ग्लोबल एजेंडे पर बनाए रखना है। इस पूरी स्ट्रेटजी का एक और हिस्सा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी कि ईरान के पास भी अपना एटॉमिक बॉम्ब है। खामेनेई ने कभी भी खुलकर परमाणु कार्यक्रम को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इसे उन्होंने कभी भी पूरी तरह से रोका भी नहीं। 2015 में जब अमेरिका और दूसरे देशों के साथ ईरान का एक हिस्टोरिकल परमाणु समझौता हुआ तो उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, हालांकि वो इसके पीछे कट्टरपंथियों की भूमिका को लेकर भी सतर्क रहे। दोस्तों 35 साल तक सत्ता में बने रहना आसान काम नहीं होता है। इस सत्ता में बने रहने के लिए ईरान के अंदर खामेनेई ने हर उस आंदोलन को कुचला जो सरकार के खिलाफ था, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, वुमेन हो, पत्रकार हो या फिर जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, खासकर महिलाओं और जो समलैंगिक हैं उन सभी को निशाना बनाया गया। विरोध की हर आवाज़ को इन्होंने क्रूरता से दबाया और जो आर्थिक हालत है इसके साथ ही वो बिगड़ती गई। यहाँ पर ईरान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बढ़ती गई, लेकिन सत्ता पर कभी भी खामेनेई की पकड़ ढीली नहीं हुई। विदेशों में भी उन्होंने इसी बेसिस पर काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौती और इराक सीरिया में शिया लड़ाके। ये स्ट्रेटजी इनके लिए कई बार काम आई, लेकिन अब इजराइल की बार बार की गई हवाई हमलों की वजह से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो ईरान ने इतने सालों में खड़ा किया, जिसके पीछे अली खामेनेई हैं, वो ज़्यादातर अब हिलने लगा है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार खत्म हो गई है, जिससे ईरान की पकड़ वो कमज़ोर हो गई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि खामेनेई खुद एक सादा जीवन जीने का दावा करते हैं। तेहरान के फिलिस्तीन स्ट्रीट में वो अपने एक परिवार के साथ बहुत ही सिंपल से घर में रहते हैं। कई लोग उनके इस साधारण जीवन को दिखावा मानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इस इमेज ने उन्हें कई लोगों के गुस्से से बचाया है आज तक। आज जब खामेनेई 85 साल के हो चुके हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो सवाल उठता है कि अगला उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या वो भी उतना ही ताकतवर और उतना ही माइंडेड व्यक्ति होगा जैसे कि 35 साल से खामेनेई रहे हैं, या फिर ईरान की पॉलिटिक्स एक फिर बड़े बदलाव की ओर आगे बढ़ रही है। 3 दशकों से ज़्यादा सत्ता में रहकर खामेनेई ने ईरान को जिस दिशा में मोड़ा है, उसमें इस्लामिक क्रांति की परंपरा बचाए रखने से ज़्यादा खुद की सत्ता को बचाए रखना उनका एक मेन एजेंडा था। अब जब उनका अंत करीब है तो ईरान के भविष्य को लेकर दुनिया भर की नज़रें तेहरान पर टिकी हैं। आपको पता ही है कि किस प्रकार से अभी इजराइल और ईरान की जो लड़ाई चल रही है उसमें ईरान की पोजीशनिंग कितनी कमज़ोर हो गई है। इजराइल ने सीधे सीधे इस दावे पर बात कही है कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने के ऑप्शन के बारे में भी सोच रखा है और इसी वजह से खामेनेई की पोजीशन कमज़ोर हुई है और वो अपना घर छोड़ चुके हैं। तो आगे इस लड़ाई में क्या होगा, खामेनेई का ईरान की पॉलिटिक्स में फ्यूचर क्या होगा, क्या अभी भी वहाँ पर इस्लामिक परंपरा रहेगी या फिर 1979 से पहले जिस तरह से ईरान में एक सेकुलर डेमोक्रेसी थी या फिर एक सेकुलर एरिस्टोक्रेसी थी वो वापस आ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बाकी ये पूरे वीडियो कहानी ये थी कि कैसे खामेनेई ने ईरान को पिछले 35 सालों में बदला है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।